नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम जो है गंगा नदी तंत्र का अध्ययन कर चुके हैं और हमने कैसे कैसे गंगा निकलती है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है और किन किन सहायक नदियों के मिलने के बाद वह बंगाल की खाड़ी में नजर गिराती है, इन सबका अध्ययन हम बहुत बेहतरीन तरीके से अगली वीडियो में कर चुके हैं। आज हमारा अध्ययन होगा अगला नदी तंत्र जो होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे कि इसका उद्गम कहां से होता है और ये कैसे कैसे बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और यह कब गंगा से मिलती है और इसका जल कैसे बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो बने रहिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी की तरह इसको भी हम बिल्कुल आपके मस्तिष्क में छाप देंगे। बस आप अंत समय तक वीडियो को देखते रहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि निकलती है तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। हमने आपको इसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी का भी उद्गम हुआ था, हम आपको बता चुके हैं। तो मानसरोवर झील का निर्माण यहाँ एक ग्लेशियर जिसे बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जिसे बोलते हैं चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। जब चेमा यंगडुंग ग्लेशियर जब पिघलता है, जब ये बर्फ जो इस पर पिघलती है, यहां से जल निकलकर आता है, नीचे एक झील बनती है जिसे बोलते हैं मानसरोवर झील। क्या बोलते हैं? मानसरोवर झील। इसे बोलते हैं मानसरोवर झील। यहां से दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी निकलती है सिंधु नदी जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत पाकिस्तान होते हुए अरब सागर जाती है और सिंधु नदी का अध्ययन हम बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। तो आज हमारा अध्ययन होगा इसी मानसरोवर झील से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसी मानसरोवर झील से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके नाम है। पहले इन नामों को जान देते हैं। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी इस मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत में बहती है, जब मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत में यह बहती है तो तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो नदी। तिब्बत में नाम देते हैं इसे सांगपो नदी। कौन सी नदी? सांगपो नदी। दूसरा नाम इसका है, इसी जो है तिब्बत में ही एक और नाम से इसको जानते हैं, इसका नाम है यरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी जानते हैं। यरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रश्न जो है आईएएस में एक बार पूछा गया जा चुका है कि यरलुंग जंगबो नदी को नाम जो है किस नदी का उपनाम है, किसका है? इसी ब्रह्मपुत्र नदी का। तो जब यह नदी आगे बढ़ती है, तिब्बत होते हुए यह आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के दौरान यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में के उत्तर में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में यहाँ एक जो पर्वत श्रृंखला है जिसे बोलते हैं नामचा बरवा, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ये नामचा बरवा चोटी को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। हमने आपको बताया था कि हिमालयी नदियों का अध्ययन हम दो भागों में बांटकर करेंगे, जिसमें हमने एक नदी का प्रकार बताया था आपको, पूर्ववर्ती नदी के बारे में हमने बताया था कि यह वे नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय के निर्माण से बहुत पहले हो चुकी थी और यह अपना जल कहां गिराती थी? तेथिस सागर में। तो यहां जब आती है तो हिमालय की जो चोटी नामचा बरवा, ये हिमालय को यहां पर काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। एक गहरे गार्ज को कैनियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गार्ज। तो गार्ज का निर्माण करती है और यह गार्ज का निर्माण करके यह एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहां एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर कर देती है। इससे जब मिलती है एक इसकी सहायक नदी जिसे बोलते हैं दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में एक इसकी सहायक नदी आकर मिलती है जिसे बोलते हैं दिहांग नदी। दिहांग नदी के मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का एक अन्य नाम हो जाता है दिहांग नदी। क्या हो जाता है? दिहांग नदी। कौन नदी? दिहांग नदी। तीन नाम हो गए इसके। अब यह आगे बढ़ती है,
दिहांग नदी के आगे बढ़ती है, इसकी दो और सहायक नदियां अगर इसमें मिलती हैं, इसके बाएं तट से दो सहायक नदियां इसकी मिलती हैं अगर, एक का नाम है दिबांग नदी, एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। जब दिबांग और लोहित नदियां अगर मिलती हैं, इसके बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। कब? जब इसमें दिबांग और लोहित नदियां मिली, इसके बाद इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। और जब अरुणाचल प्रदेश में इससे दिहांग नदी मिली, इसका नाम हुआ दिहांग नदी। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से होते हुए, और यह गारो पहाड़ी के पास से यह जो है दक्षिण दिशा प्रवाहित होने लगती है, दक्षिण में यूटर्न लेती है। और इसके बाद यह मिलती है, जब बांग्लादेश में पहुंचती है, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं जमुना नदी। क्या बोलते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो सांगपो और यरलुंग जंगबो, ये इसको बोलते हैं तिब्बत में। कहा बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं। दिहांग नदी कहां बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी कहां बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं असम में। कहां बोलते हैं? असम में। और जमुना कहां बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बांग्लादेश में, इसे बोलते हैं बांग्लादेश में। तो ये हो गया दोस्तों इसका नामकरण, अलग अलग जगह पे इसका क्या क्या नाम है। तो हम नाम जान गए जो है। तो अब इस नदी का अध्ययन करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के निकट मानसरोवर झील से निकलकर पूर्व की तरफ बहते हुए यह आगे बढ़ती है और तिब्बत में इसे सांगपो या यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को काटकर, बृहद हिमालय को काटकर, किस चोटी के पास में? नामचा बरवा चोटी के पास हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है? तो जैसे ये हिमालय है, तो क्या की इस नदी ने इस पर्वत को कुछ इस तरह काट दी, इस पर्वत को कुछ इस तरह काट कर, और यहां बीच में क्या कर दिया? एक गहरे घाटी या कैनियन या गार्ज का निर्माण कर दिया, और इसी मध्य से यह बहती है। मतलब बृहद हिमालय को काट कर यह जो अपना मार्ग जो है अभी तक वैसे ही बनाए हुए है। तो अरुणाचल प्रदेश में यह काटकर जब आगे बढ़ती अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इससे इसके दाहिने तट से आकर नदी मिलती है, जिसे बोलते हैं दिहांग नदी। जब इसमें दिहांग नदी मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है दिहांग नदी। क्या हो जाता है? दिहांग नदी। और जब यह आगे बढ़ती है तो दो इसकी और सहायक नदियां इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। एक का नाम है दिबांग, और एक का नाम है लोहित नदी। एक दिबांग है, एक लोहित। जब दिबांग और लोहित नदी से मिलती है, इसका नाम असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। इसके बाद यह नदी असम में पहुंचती है और सदिया से लेकर धुबरी तक पूर्व से पश्चिम दिशा में बहना प्रारंभ करती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और यहां ये असम घाटी में बहती है। किसमें बहती है? असम घाटी में बहती है। और यहां पर यह गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। कैसे जलमार्ग? गुम्फित जलमार्ग। इसमें कौन सा जलमार्ग निर्माण करती है? गुम्फित जलमार्ग। अर्थात यहां ये नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है
और इसी में जो है यह एक द्वीप का निर्माण करती है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का यहाँ पर निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं माजुली द्वीप, जिसे बोलते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में? असम राज्य में। और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में? असम राज्य में। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और इसके दो सहायक नदियां और इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। इसकी दो सहायक नदियां इसके बाएं तट पर और आकर मिलती हैं। एक नदी है कपिली नदी, एक नदी है कपिली नदी और एक नदी है धनसिरी। एक कपिली है, एक है धनसिरी। ये जो कपिली नदी है, इसी के तट पर एक शहर है, एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, जिसे बोलते हैं कामरूप नगर। जिसे बोलते हैं कामरूप नगर। कामरूप नगर ये कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? असम में है। और ये कामरूप नगर ये वही स्थान है जहां पे कामदेव को, जो कामदेव थे, जो शंकर जी को जो उनको जो तपस्या से भंग किए थे, तो वही कामदेव हैं जिनको जो भस्म कर दिया था शिव ने। तिनको दूसरा रूप जो है इसी जो है कामरूप नगर में मिला था। दूसरा रूप जो है उनको कामदेव को इसी जो है कामरूप नगर में मिला था। और यह असम का एक बहुत चर्चित नगर है। किस नदी पे बसा हुआ है? कपिली नदी पे। किस पे बसा है? कपिली नदी पे। और कपिली नदी ही जो है इसके बाएं तट पर मिल जाती। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद एक और इसकी सहायक नदी इसके बाएं तट पर मिलती है, जिसका नाम है धनसिरी नदी। जिसका नाम है धनसिरी नदी। इसके बाद आगे यह बढ़ती है, यह आगे बढ़ती है और आगे धुबरी के बाद यह दक्षिण की तरफ मुड़ती है। यहां पर एक पहाड़ी है, गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी के पास से ही यह दक्षिण में मोड़ लेती है और जो है इंटर कर जाती है बांग्लादेश में। कहां इंटर कर जाती है? बांग्लादेश में, जहां इसे जमुना नदी कहा जाता है। जहां इसे जमुना नदी कहा जाता है। यह जमुना नदी मिल जाती है पद्मा से। किससे मिल जाती है? पद्मा से। पद्मा हम आपको बताए थे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो जब यह जमुना और पद्मा अर्थात ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती हैं तो संयुक्त जल धारा क्या कहलाती है? पद्मा ही कहलाती है। क्या कहलाती है? पद्मा ही कहलाती है। और जब यह पद्मा आगे बढ़ती है, एक मणिपुर से एक नदी आती है। मणिपुर पहाड़ी से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं बराक नदी। जब यह बराक नदी इसमें मिलती है तो संयुक्त जल धारा कहलाती है मेघना। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। और मेघना के रूप में यह अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी। कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? तो यहाँ पर एक वृक्ष है सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इस डेल्टा का नाम पड़ा सुंदरवन डेल्टा। और कौन नदियां इसका निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। तो अभी तक हमने देखा था इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। कुछ नदियां इसके दाएं तट पर आकर मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इसके दाएं तट पर मिलती हैं। कुछ नदियों को हमने यहाँ पर बनाया है और जगह नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पर नदियों को नोट कर लिए हैं। तो एक नदी इसकी है तीस्ता। एक नदी है तीस्ता जो निकलती है जेमू ग्लेशियर से। सिक्किम में एक ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, जिससे नदी निकलती है तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलते हुए यह बांग्लादेश में मिल जाती है। किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। तीस्ता के बाद इसकी एक और सहायक नदी, तीस्ता के पूर्व में एक इसकी और सहायक नदी है जिसको बोलते हैं संकोश नदी भी आकर किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पर। संकोश नदी के
संकोच नदी के पूर्व में, संकोच नदी के पूर्व में एक और इसकी नदी है जिसे बोलते हैं मेकांग, जिसे बोलते हैं मेकांग। और इसी मेकांग नदी को बोला जाता है जिया भरेली। क्या बोलते हैं? जिया भरेली। तो दोस्तों ये संकोच नदी है। संकोच के पूर्व में यहां एक नदी है मानस नदी। संकोच के पूर्व में मानस नदी है और यह मानस नदी निकलकर यह बहते हुए आपके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। संकोच नदी के बाद एक नदी और से मिलती है जिसे बोलते हैं सुबानसिरी, तो ये कहां मिले? इसके दाहिने तट पर। तो यहां हमने नदियों को नोट कर लिया है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन है? दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली। जिया भरेली नदी को कमेंग नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? कमेंग नदी। इस जिया भरेली नदी को अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इसे कमेंग नदी और असम में इसे जिया भरेली नदी कहते हैं। असम में इसे जिया भरेली नदी कहा जाता है। कौन कौन? दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, मानस, संकोच और तीस्ता। यह नदियां इसके दाएं तट पर मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पर मिलती हैं। बाएं तट पर कौन मिलती हैं? तो धनसिरी, कपिली, दिबांग और लोहित। तो ये हो गया दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और उससे मिलने वाली सहायक नदियां, और ब्रह्मपुत्र नदी का कहां पे किस किस नाम से जानी जाती है। ये समाप्त हो गया दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियों का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।